स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकेंड, वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले लाखों जीवों के वैज्ञानिक एक ही नाम से कैसे पहचानते हैं? अलग अलग भाषाओं और देशों के बावजूद भ्रम कैसे नहीं होता है? तो इसी समस्या का समाधान है द्विनाम पद्धति। इस वीडियो में हम जानेंगे कि द्विनाम पद्धति क्या है, इसकी शुरुआत किसने की और इसका माइक्रोबायोलॉजी में क्या महत्व है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द्विनाम पद्धति। द्विनाम नामकरण पद्धति। कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवधारियों के नामकरण की आवश्यकता को देखते हुए सन 1753 में अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम पद्धति का विस्तृत वर्णन किया है। लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए। प्रथम नाम वंश नाम के लिए और द्वितीय नाम जाति नाम के लिए होता है। देखो, द्विनाम नामकरण पद्धति क्या होती है। द्विनाम पद्धति एक वैज्ञानिक नाम देने की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस पद्धति में प्रत्येक जीवों को दो शब्दों वाला वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। पहला शब्द होता है वंश नाम, जो कि उस जीव के वंश को दर्शाता है, और दूसरा शब्द उसकी प्रजाति या जाति को प्रदर्शित करता है। द्विनाम की पद्धति की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की थी। इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य यह था कि दुनिया भर में जितने भी जीव हैं उनके नामकरण में एकरूपता और स्थिरता बनी रहे, ताकि विभिन्न भाषाओं के बावजूद भी सभी लोग उन्हें एक ही नाम से पहचान सकें। क्योंकि अलग अलग स्थानों पर एक ही जीवों के अलग अलग स्थानीय नाम हो सकते हैं, लेकिन द्विनाम पद्धति के कारण हर जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है। उदाहरण के लिए, आलू का वानस्पतिक नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम इसका वंश नाम है और ट्यूबरोसम इसका जाति नाम है। लिनियस द्वारा प्रस्तुत इस नामकरण पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में मान्यता प्रदान की गई है। जी हाँ, लिनियस ने इस प्रस्ताव को जब प्रस्तावित किया था, तब वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण की आवश्यकता को देखते हुए जीवों को पहचानने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। द्विनाम पद्धति के नियम क्या होने चाहिए? लिनियस द्वारा प्रस्तावित द्विनाम नामकरण पद्धति के अनुसार जीवधारियों का नामकरण निम्न नियमों के अनुसार किया जाता है। जीवों के वैज्ञानिक नाम का लैटिन भाषा के लिए किया जाना चाहिए। एक तो जब भी हम किसी भी जीव का उपयोग करते हैं नाम लिखने के लिए, वैज्ञानिक नाम, तो उसको हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाना चाहिए। फिर प्रत्येक जीव के दो नाम होने चाहिए। पहला नाम वंश नाम और दूसरा नाम जाति नाम होना चाहिए। फिर वंश नाम पहला शब्द हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना चाहिए, जबकि जाति नाम को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। दोनों नामों को अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम। इस तरह से वंश नाम जाति नाम लिखे जाते हैं। ये होते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति के कुछ नियम। वर्गीकरण का हमारा दूसरा टॉपिक है व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण। व्हिटकर एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम है R.H. व्हिटकर। इन्होंने जीवों की विभिन्नता को देखते हुए इतनी विशाल प्रजातियों को उन्होंने अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया था। जैसे जैसे नए जीवों की खोज होती गई, वैज्ञानिकों को यह महसूस हुआ कि 2 या 3 जगत में भी सभी जीवों को ठीक से वर्गीकृत करना संभव नहीं हो सकता है। इसी समस्या का समाधान करने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है R.H. व्हिटकर ने सन 1959 में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को पेश किया था। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है, इसके पांचों जगत कौन कौन से हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के लिए यह प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5 जगत वर्गीकरण। अमेरिकी इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच व्हिटकर ने 1969 में 5 जगत किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा था।
चूँकि इसमें न केवल बाहरी रूप से दिखाई देने वाली विशेषताओं को ध्यान में रखा गया था, बल्कि सेलुलर स्ट्रक्चर, नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजिकल ड्यूटीज को भी ध्यान में रखा गया था। इसीलिए यह पूर्ववर्ती प्रणालियों जैसे प्लांटी और एनिमेलिया की दो किंगडम्स सिस्टम की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया ये पांच मुख्य किंगडम्स हैं जिनमें यह सिद्धांत सभी जीवित जंतुओं को विभाजित करता है। आसान सी भाषा में समझो कि शुरुआत में जीवों का जो वर्गीकरण है बहुत ही सरल था। पहले केवल इसको दो जगत में ही बांटा गया था। कैरोलस लिनियस ने जीवों को पहचानने के लिए केवल वंश नाम और जाति नाम को ही आधार दिया था। लेकिन इसके पहले भी जो वैज्ञानिक थे, हमारे अरस्तु जी और थियोफ्रास्टस, इन्होंने केवल प्लांटी और एनिमेलिया को ही आधार बनाया था कि हाँ, इस पूरी पृथ्वी पर केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्मजीव की और खोज होती गई और माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, खोज हुई, तो वैज्ञानिकों को यह महसूस होने लगा था कि सभी जीवों को केवल 2 या 3 जगत में रखना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 जगत और फिर 4 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया। लेकिन इनमें भी बहुत सारी कमियां देखने को मिली थी, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का सही तरीके से विभाजन नहीं होना। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए हमारे जो अमेरिकी इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट आर व्हिटकर है, इन्होंने सन 1967 में क्या किया था, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने किस चीज़ को आधार बनाया, चलो पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का आधार, व्हिटकर ने ऑर्गेनिज्म को कई साइंटिफिक स्टैंडर्ड के अनुसार वर्गीकृत किया। आर.एच. व्हिटकर ने बहुत सारे साइंटिफिक स्टैंडर्ड रखे। सबसे बुनियादी सेल का प्रकार यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक है। उन्होंने ऑर्गेनिज्म के शारीरिक संगठन के स्तर सिंपल सेल से लेकर सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन सिस्टम तक उसके पोषण की शैली ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक और वह यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इस सब को भी ध्यान में रखा। स्पीशीज को उपयोगी रूप से समूहीकृत करने के लिए रिप्रोडक्शन, टॉक्सिन्स और इकोलॉजिकल सेल्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डिकम्पोजर का भी उपयोग किया। इन स्टैंडर्ड्स के क्लासिफिकेशन को अधिक ऑर्गेनिक इवोल्यूशनरी प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे आर.एच. व्हिटकर थे, उन्होंने क्या आधार बनाया था अपने वर्गीकरण में। तो उन्होंने सबसे पहला आधार बनाया था कोशिका की संरचना, कि जीवों की जो कोशिका है वो किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव, और यूकैरियोटिक कोशिका वाले सभी जीव बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत रखे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में हमारे सारे मोनेरा जगत वाले जीवों को रखा गया था। अगर आपको याद हो क्लास 11th का बायो का चैप्टर, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा का सारा हमारा माइक्रोबायोलॉजी हमारी पिछली क्लास पर ही डिपेंड करता है। फिर उन्होंने दूसरा आधार बनाया था शारीरिक संगठन के स्तर को। शारीरिक संगठन के स्तर से मतलब कि उनका जो शरीर बना है, एक कोशिका से मिलकर बना है या एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है। फिर उसके बाद में पोषण की शैली के आधार पर उन्होंने अपना आधार बनाया था जीवों को विभाजित करने के लिए, कि जीव किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, स्वपोषी है या परपोषी है या किसी जीव के ऊपर आश्रित है। फिर उसके बाद में आता है प्रजनन की यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इसी को भी ध्यान में रखते हुए स्पीशीज को उपयोगी रूप से समूहित करने के लिए फिर उसके बाद में उन्होंने क्या आधार बनाया, रिप्रोडक्शन, कि जीवों में किस तरीके से जनन की क्रिया होती, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, या किस प्रकार का उसमें जनन पाया जाता है। फिर और अलग दूसरा आधार बनाया तो उन्होंने विकासीय संबंध के क्षेत्र में, कि उनका जो शरीर होता है, अपने शरीर का विकास किस प्रकार वो करते हैं। इन सभी वैज्ञानिक आधारों के कारण ये प्रणाली पहले की सभी प्रणालियों की तुलना में अधिक विकसित हुई और स्पष्ट भी सिद्ध हुई थी। इसी वजह से 5 जगत वर्गीकरण को वैज्ञानिक समुदाय ने धीरे धीरे स्वीकार किया था, और इस प्रणाली को आज भी माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और एक महत्वपूर्ण स्थान भी
मिला है। इस प्रकार से प्रस्ताव को लेकर स्वीकार तक 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली वर्गीकरण के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। अगला है 5 किंगडम्स और उनकी विशेषताओं का अवलोकन। सबसे पहले तो 5 कौन कौन से किंगडम्स थे, जगत थे। एक तो एनिमेलिया मतलब जंतु जगत, प्लांट अने प्लांटी जगत, फिर प्रोटिस्टा जगत, फंगाई जगत और मोनेरा जगत। इन 5 जगतों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एक वास्तविक न्यूक्लियस की उपस्थिति का अभाव होता है। जो 5 जगत वर्गीकरण में हमारा पहला जगत है उसका नाम है मोनेरा जगत, और ये पहला और पहले के साथ साथ सबसे सरल जगत भी इसी को कहा जाता है। इस जगत को R.H. व्हिटकर ने सन 1969 में प्रस्तावित किया था। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि मोनेरा जगत के जितने भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि इनमें केंद्र का अभाव होता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक संयुक्त केंद्र का अभाव होता है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एक वास्तविक न्यूक्लियस की उपस्थिति का अभाव होता है। वही बात है। फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर और केवल एक सेल होने के बावजूद इनके कई कार्य होते हैं। मोनेरा जगत में वे सभी जीव शामिल किए जाते हैं जिनकी विशेषताएं प्रोकैरियोटिक होती है। एक सच्चा नाभिक नहीं होता है, इसमें झिल्लीबद्ध कुछ अंगिकाएं अनुपस्थित होते हैं, और लेकिन फिर भी सभी जीव इसके एक कोशिकीय होते हैं, और जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। वे मुख्य रूप से बाइनरी फिशन के माध्यम से अलैंगिक रूप से रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एक सीधी सेल डिवीजन प्रोसेस है। मोनेरा जगत के जितने भी जीव हैं इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। बाइनरी फिशन यानी कि इनके शरीर का कोई एक हिस्सा टूटकर जिस स्थान पर गिरता है वहीं पर ये पोषण प्राप्त करके अपने शरीर का विकास करके वृद्धि करते हैं। इसको भी बाइनरी फिशन कहा जाता है। वे विभिन्न तरीकों से भोजन करते हैं। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि अन्य हेटेरोट्रॉफिक पैरासाइट्स या डिकम्पोजिट्स होते हैं। कुछ स्वपोषी होते हैं और कुछ परपोषी होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और कुछ क्या करते हैं दूसरों के जीवन पर आश्रित रहते हैं अपने खुद के पोषण के लिए। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑर्किया, ये सारे मोनेरा जगत के उदाहरण हैं। दूसरा जगत है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। हालांकि कुछ प्रोटिस्ट कॉलोनीज या बेसिक मल्टीसेलुलर एक रूप से विकसित कर सकते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो मुख्यतः यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोटिस्ट होते हैं वो किस प्रकार के जीव होते हैं, जो प्रोटिस्टा जगत हमारा दूसरा जगत माना जाता है, और प्रोटिस्टा जगत में मुख्य रूप से वे सभी जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होने के साथ साथ यूकैरियोटिक होते हैं, जिनमें एक नाभिक उपस्थित होता है या फिर उनमें कुछ झिल्लीबद्ध कोशिकाएं भी उपस्थित होते हैं। सबसे विविध किंगडम होने के कारण इन्हें अक्सर उन यूकैरियोट्स के लिए एक सर्वव्यापी समूह माना जाता है जो एनिमल, फंगल या प्लांट किंगडम से संबंधित नहीं होते। प्रोटिस्टा जलीय या नम वातावरण में रहते हैं। ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट जैसे एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं। हेटेरोप्रोटिस्ट जैसे अमीबा फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं, और मेक्सोट्रोप्स जैसे यूग्लिना फोटोसिंथेसिस और भोजन दोनों करने में सक्षम होते हैं। इनमें से कुछ की लाइफ साइकिल जटिल होती है और ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों उस तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोटिस्टा जगत की विशेषताओं में यही होता है कि इसके जो भी अधिकांश जीव है वो एक कोशिकीय और सरल, कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, कुछ जीवों में कोशिका भित्ति भी होती है और कुछ में नहीं भी। और ये गति के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला होता है। इन सभी के माध्यम से वो अपना गति करते हैं। और अगर पोषण की बात करते हैं तो ये स्वपोषी होते हैं जैसे कि शैवाल, परपोषी होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, और कुछ मिश्रित भी होते हैं जो स्वपोषी के भी गुण प्रदर्शित करता है, कुछ
परपोषकीय भी गुण प्रदर्शित करता है। अगर प्रोटिस्टा में शामिल जीव है तो किसकी बात करते? प्रोटोजोआ की बात करते। प्रोटोजोआ में कौन आ गया? हमारा अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा क्या करता? अपने सामने जो भी भोजन उसको दिखा उसको कंज्यूम करने का काम करते हैं। फिर एक कोशिकीय शैवाल भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। स्लाइम मोल्ड्स भी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत ही आता है। प्रोटिस्टा जगत प्रोकैरियोटिक और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों के बीच की एक कड़ी माना जाता है और माइक्रोबायोलॉजी में इस जगत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हमारा नेक्स्ट जो है किंगडम वो है फंगी। सभी कुछ जैसे यीस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। फंगी किंगडम के अधिकांश यूकैरियोटिक सेल जीव मल्टीसेलुलर होते हैं, यद्यपि वे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फंगी भोजन नहीं खाते, बल्कि जंतुओं के विपरीत वे अपने परिवेश से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। फंगाई में भी सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं और अधिकांश बहुकोशिकीय जीव होते हैं और कुछ कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं। और ये जंतुओं के विपरीत अपने परिवेश से ही न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं। चूँकि अधिकांश फंगी सेप्रोफाइटिक होते हैं, अर्थात ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का उपभोग करते हैं, वे इकोसिस्टम के डिकम्पोजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्लांट्स के विपरीत जिनकी सेल वॉल्स में सेलुलोज होता है, इनमें काइटिन होता है। लैंगिक और अलैंगिक स्पोर दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन संभव है। बेकिंग, शराब बनाने और एंटीबायोटिक्स में उपयोग किए जाने के अलावा फंगी न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग के लिए आवश्यक होता है। फंगी के महत्व की बात करते हैं तो सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं। अगर पोषण की बात करते हैं तो ये सभी के सभी परपोषी होते हैं, यानी स्वयं खाना नहीं बनाते। कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से करते हैं ये लोग। फंगी के कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे मोल्ड, यीस्ट, फफूंद, ये सभी इसके उदाहरण हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व में जैसे खाद्य के क्षेत्र में ब्रेड, बियर और दही, इन सबको फर्मेंटेट करने का काम फंगाई ही करता है। दवाओं के रूप में भी यह उपयोग में लाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में, और पारिस्थितिक में अपघटक के रूप में भी इन फंगाइयों का उपयोग किया जाता है। अगला किंगडम है हमारा प्लांटी किंगडम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीव जो हमेशा हरे रंग में रहता है, लेकिन ना तो दौड़ सकता है ना ही वो शिकार कर सकता है, फिर भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम वही आता है? तो चलिए 5 जगत वर्गीकरण का हमारा जो चौथा किंगडम है वो उसको हम पढ़ते हैं। जो प्लांट किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो जगत जो धरती को हरा भरा बनाए रखता है और ऑक्सीजन देने में भी माहिर होता है। प्लांटी किंगडम ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से बना है। क्लोरोफिल उन्हें फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम करता है। जो हमारा प्लांटी किंगडम होता है ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी जीव, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों से ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। क्लोरोफिल उन्हें सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम बनाता है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। इन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट सेलुलोज से मिलता है। हम यदि इसकी कोशिका भित्ति की बात करती है तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और यही कोशिका भित्ति इनके स्ट्रक्चर को एक सहारा देने का काम करती है, जो इनकी सेल वॉल्स बनाता है। पौधे अलैंगिक वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा या लैंगिक सीड्स या स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ये टिश्यू और ऑर्गेन्स लेवल पर व्यवस्थित होते हैं। प्लांट अधिकांश इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और फूड चेन का आधार होते हैं। उदाहरण के लिए एल्गी, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म जैसे चीड़ और एंजियोस्पर्म जैसे आम और गुलाब जैसे खिलने वाले पौधे। क्या कहा गया है कि जो हमारा प्लांट जगत है, पादप जगत है, उसके सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। अगर पोषण की बात करते हैं, चूंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रेरित करवाता है, जिससे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो इनको आधार
देने का काम करते हैं और इनके जीवन चक्र में स्पोर बनते हैं या फिर और जर्मिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा इनमें जनन किया जाता है। सोचा है एक ऐसा जगह जहाँ हर कोई घूमता है, खाता है, खेलता है, लेकिन कभी खुद खाना नहीं बनाता। जी हाँ, हम एनिमेलिया किंगडम की बात कर रहे हैं। हमारा पांचवा और सबसे बड़ा जगत है जंतु जगत यानी एनिमेलिया किंगडम। सभी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक जीव जो पोषण के लिए अन्य स्पीशीज पर निर्भर करते हैं उन्हें एनिमेलिया कहा जाता है। प्लांट और फंगी के विपरीत एनिमल सेल्स में सेल वॉल का अभाव लचीलेपन और कॉम्प्लेक्शन टिश्यू व ऑर्गन्स के विकास की अनुमति देता है। यदि हम प्लांट और फंगी के विपरीत दिशा की बात करते हैं यानी कि हम जंतु सेल्स की बात करते हैं तो जंतु सेल में एक वॉल का अभाव होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण उनमें लचीलापन और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज या ऑर्गन के विकास की अनुमति देता है कि अब कोई भी टिश्यू होता है वो ग्रोथ कर सकता है। अधिकांश एनिमल्स में डाइजेस्टिव, न्यूरोलॉजिकल, सर्कुलेटरी एवं रिप्रोडक्टिव सिस्टम अत्यधिक विकसित होते हैं जो उनकी उच्च बॉडी स्ट्रक्चर को दर्शाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन से तात्पर्य है कि एनिमल भोजन का सेवन, उसका अपघटन और अवशोषण कैसे करता है। मसल और नर्व टिश्यू अधिकांश एनिमल्स को कम से कम उनके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर गतिशील रहने में सक्षम बनाते हैं। मेल और फीमेल युग्मकों का संलयन अधिकांश सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है और कई एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता के रूप में एनिमल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं। उदाहरण स्पॉन्जिस, कीट, मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी जिनमें मनुष्य भी शामिल है। जगत की विशेषताओं की बात करूँ तो सभी जो यूकैरियोटिक होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, परपोषी, स्वपोषी, अधिकतर तो परपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कोशिका भित्ति इसमें असामान्य होती है या फिर अनुपस्थित भी होती है। अधिकांश संचलन में या गति के लिए सक्षम होते हैं ये जंतु जगत के जीव और इसमें जो प्रजनन होता है अधिकतर लैंगिक जनन होता है या किसी किसी में आपको अलैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। यदि जंतु जगत के महत्व की बात करते हैं तो ये पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखता है और जो हमारा खाद्य श्रृंखला है उसका एक हिस्सा भी है। मानव जीवन में सहायक क्या क्या है? दूध, ऊन, प्रयोगशाला मॉडल वगैरह। ये हमारे है R.H. विटकर द्वारा रचित या फिर प्रस्तावित 5 जगत जिनमें सभी जीवों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। विटकर के वर्गीकरण का महत्व। विटकर का सिस्टम एक महत्वपूर्ण प्रगति थी क्योंकि इसने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बीच में विविधता को उजागर किया और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवन के बीच बुनियादी अंतरों को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त इसने फंगी और प्लांट्स के बीच में अंतर किया, उनकी सेल वॉल कंपोजिशन और नरिशमेंट के तरीके में अंतर को पहचाना। इसके अलावा टेक्सोनोमी में ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स, प्लांट कंज्यूमर्स, एनिमल्स और डिकम्पोजर्स, फंगी द्वारा निभाई जाने वाले इकोलॉजिकल रोल्स के साथ साथ इवोल्यूशनरी संबंध को भी ध्यान में रखता है। इसने बायोडायवर्सिटी पर अनुसंधान के लिए एक अधिक प्रैक्टिकल व साइंटिफिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। विटकर के वर्गीकरण का सीधा महत्व अगर आसान भाषा में समझो तो क्या पहला महत्व ये है, संगठन को समझना और उसको सरल बनाना। लाखों जीवों को अलग अलग समूह में बांटना आसान हो जाता है और प्रत्येक जीव का स्थान स्पष्ट हो जाता है जिससे उसकी पहचान आसान होती है। और दूसरा अगर महत्व की बात करते हैं तो वैज्ञानिक संचार में एकरूपता। पूरे विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हैं एक ही नाम और वर्गीकरण का उपयोग करते हैं। भ्रम और गलतफहमियों का कोई रोल ही नहीं रहता इसमें। फिर जीवों के विकास के संबंध को समझना 5 जगत वर्गीकरण का एक इम्पोर्टेंट महत्व था जिसमें जीवों के बीच संबंध और विकास क्रम को समझाया गया है और उसके समझाने के तरीके को आसान बनाया गया है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी में उपयोगी
क्या क्या है, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना सरल और व्यवस्थित रूप से बन गया है। ये महत्व है 5 जगत वर्गीकरण का। फिर औषधि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण अध्ययन में भी मदद करता है। ये कुछ महत्व है व्हिटेकर के वर्गीकरण के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।